स्टूडेंट। विदेशी विनिमय दर में चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण या फिर विनिमय का मांग पूर्ति सिद्धांत। यूँ कहें कि स्वतंत्र बाजार में लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स ग्रुप एंड के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से। कहें कि इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया, लेकिन किसी बोर्ड एग्ज़ाम में अभी भी विनिमय दर का निर्धारण आ रहा है, जैसे यूपी बोर्ड में है। देन आपको ये समझना पड़ेगा कि स्वतंत्र बाजार में विनिमय दर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट किस तरह से जो है डिटर्मिनेट होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जिस तरीके से नॉर्मल बाजार होता है, नॉर्मल बाजार में जो प्राइस का निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, यानी कि मांग के द्वारा और पूर्ति यानी कि सप्लाई के द्वारा। जहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होता है, ठीक है, इस तरह से वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी संतुलन बिंदु निर्धारित होता है। ठीक उसी प्रकार से नॉर्मल बाजार की तरह होता है विनिमय बाजार। ठीक है, विदेशी विनिमय बाजार। और विदेशी विनिमय बाजार में भी क्या होता है, यहाँ पर विदेशी विनिमय की मांग, विदेशी विनिमय की मांग, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मनी। ठीक है, और उसी प्रकार से विदेशी विनिमय की पूर्ति होती है। ठीक है, अब जब विदेशी विनिमय की मांग है, विदेशी विनिमय की पूर्ति, विदेशी विनिमय की मांग कौन करता है, जो आयातक होते हैं, यानी कि जो सामान वगैरह को खरीदते हैं विदेशों से, और पूर्ति कौन करता है, जो निर्यातक होते हैं। यानी कि यहाँ पर मांग और पूर्ति विदेशी विनिमय की जिस बिंदु पर आपस में समान होते हैं, उस बिंदु पर जो है विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, अब विदेशी विनिमय यानी कि आयातक क्या होते हैं, दो वर्ड यहाँ पर, इम्पोर्टर जिसको आयातक बोलते हैं, दूसरा है एक्सपोर्टर। इम्पोर्टर क्या है, ये सामान खरीदता है। ठीक है ना, जब ये सामान खरीदता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पेमेंट करना पड़ेगा। ही हैज़ टू पे, यानी कि भुगतान करना है। ठीक है, जब भुगतान करना है तो भुगतान करने की किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको भुगतान करने के लिए जिस कंट्री से पैसा खरीद रहा है, यानी कि विदेशी करेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। किसको, इम्पोर्टर को। ठीक है ना, जब किसी में आपको पता है कि मांग क्या होता है, मांग का मतलब किसी चीज़ को खरीदने की आवश्यकता होना। जब पेमेंट करेंगे तो वही मांग हो जाएगा, यानी कि इम्पोर्टर क्या करेगा, ये डिमांड करेगा विदेशी करेंसी, क्योंकि उसकी ज़रूरत है पेमेंट करने के लिए। उसके उल्टा एक्सपोर्टर ये सामान को क्या करता है, बेचता है। जब ये सामान बेचता है तो ये भुगतान प्राप्त करेगा। क्या करेगा, भुगतान प्राप्त करेगा। जब भुगतान प्राप्त करेगा तो इसके पास विदेशी विनिमय क्या करेगा, आएगा, यानी कि इसके पास हुआ सप्लाई। ठीक है ना, ये सप्लाई करेगा विदेशी विनिमय की। तो ऐसे में दो टर्म हो गया विदेशी विनिमय का। सबसे पहले हम बात करते हैं विदेशी विनिमय की मांग, कि विदेशी विनिमय की मांग क्यों होती है और कैसे होती है और किस तरीके से होती है किसी भी कंट्री में। ठीक है, विदेशी विनिमय की जो मांग है मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, विदेशों से वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात करने के लिए। ठीक है ना, जब विदेश से वस्तुओं सेवाओं को आयात किया जाएगा या फिर विदेशों में विनियोग किया जाएगा या फिर विदेशों को ऋण दिया जाएगा, तो ऐसे में क्योंकि विदेशों को पैसा जाना है, जब विदेशों को पैसा जाना है, ठीक है ना, विदेशों को जब पैसा जाना है, जिस कंट्री में जिस विदेशी कंट्री पैसा जाना, उस कंट्री की करेंसी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान में रखिएगा, अगर विदेशी विनिमय जो होता है, जो एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है ना, मान लीजिए ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट, पहले से निर्धारित है फॉरेन, और यहाँ पर उसकी डिमांड है। ठीक है ना,
तो ऐसे में डिमांड कर्व हमेशा ऐसा बनता है, यानी कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट ज़्यादा हुआ तो विदेशी विनिमय की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर होगी, ये है इसकी, ठीक है ना। अब जैसे विदेशी विनिमय कम होगी यहाँ पर उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना ये है कि ऊंचे विनिमय दर पर विदेशी विनिमय की मांग हमेशा कम होती है और नीचे विनिमय पर मांग ज़्यादा होती है। तो आपको पता चल गया कि विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं, ठीक है ना। बस विदेशों से आयात करने के लिए, विदेशों में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, विदेशों को लोन देने के लिए, विदेशों को जो है इसके अलावा रिप्रेजेंट गिफ्ट, भेंट या उपहार देने के लिए भी विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, विदेशी विनिमय की पूर्ति। विदेशी विनिमय की पूर्ति, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब किसी भी कंट्री में विदेशी विनिमय की पूर्ति कैसे होती है, यहाँ पर भी किसी भी कंट्री में विदेशी की विनिमय की पूर्ति उसके द्वारा किया गया निर्यात, ठीक है ना। निर्यात किसका, वस्तुओं का और सेवाओं का। प्रत्येक देश आयात करते तो वो निर्यात भी करते, निर्यात होगा तभी निर्यात से उनको पेमेंट मिलेगा, यानी कि उनको जो है विदेशी विनिमय यानी कि विदेशी करेंसी की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। विदेशी करेंसी की प्राप्ति होगी तो निर्यात सबसे बड़ा विदेशी विनिमय प्राप्त करने का स्रोत है। इसके अलावा यहाँ पर निवेश प्राप्त होता है, ठीक है ना। विदेशी निवेश प्राप्त होता है देश में, विदेशी लोग, विदेशी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां देशों में इन्वेस्ट करती हैं, तो वो हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है उपहार प्राप्त होता है, विदेशों से उपहार या भेंट प्राप्त होता है, या फिर लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष खरीदारी की जाती है, प्रत्यक्ष खरीदारी होती है, यानी कि जो लोग जो है विदेशों को सामान खरीदते हैं वो सामान का जो पेमेंट होता है तो वहाँ से डॉलर वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष खरीदारी होती। इसके अलावा जो विदेशों में काम करने गए हुए हैं, विदेशों में काम करने वाले देशी लोग, यानी कि हमारे यहाँ से मान लीजिए अमेरिका में कोई काम करने गया है तो वहाँ से तो रुपए थोड़ा ना सैलरी मिली, सैलरी में तो उसको डॉलर मिल रहा है, तो वो डॉलर इंडिया में भेजता है तो इंडिया को डॉलर मिलता है और इंडिया में उसके घर वाले को फिर डॉलर के कन्वर्ट होकर रुपीज़ मिल जाता है। एटलीस्ट इंडिया में क्या आता है, विदेशी विनिमय आ जाता है। तो इस तरीके से विदेशी विनिमय की पूर्ति होती है। और विदेशी विनिमय की पूर्ति के बारे में ये धारणा है, ये जो एक्सचेंज रेट है, ये पूर्ति का इस तरह बनता है, यानी कि एक्सचेंज रेट अगर कम होता है तो उसकी पूर्ति भी कम होती है, ठीक है। जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ के ऊपर चला जाएगा उसकी पूर्ति भी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में जो ओपन मार्केट है, यानी कि जो विदेशी विनिमय बाजार है, वहाँ पर विदेशी विनिमय का निर्धारण इन्हीं दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए ये जो हमारा विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की मात्रा को दर्शा रहे हैं, यानी कि ये हो गया क्यों, और यहाँ पर निर्धारित होता है विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर, ठीक है। हम दो चीज़ लेते हैं, एक तरफ लेते हैं डिमांड को, ये हो गया डिमांड विदेशी विनिमय का, और दूसरा ले रहे हैं सप्लाई, यानी कि ये हो गया सप्लाई विदेशी विनिमय का। तो नॉर्मली ये जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों आपस में बराबर है, क्यू एंड आर रेट, दोनों जिस बिंदु पर पॉइंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड विदेशी विनिमय दर, यहाँ पर निर्धारित हो गया है, क्योंकि यार दिस पॉइंट इन ई में क्या हो रहा है, एस इक्वल टू डी, डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर है। अब अगर सप्लाई और डिमांड, सप्लाई डिमांड से कम हुआ, ठीक है, अब अगर सप्लाई डिमांड से कम हुआ, यानी कि डिमांड इज ग्रेटर देन, इफ डिमांड इज ग्रेटर देन एस, तो कौन सा पोजीशन होता है, ये वाला पोजीशन होता है, ठीक है। और ये वाला पोजीशन, अगर ये वाला पोजीशन हुआ एक्सेस डिमांड का, एक्सेस डिमांड का, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। और ये वाला पोजीशन क्या हो गया, यहाँ पर अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड क्या हुआ, यानी कि दिस पॉइंट, ठीक है ना, एक्सेस सप्लाई,
ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन में जो है एक्सेस, जब एक्सेस डिमांड होता है तो रेट कम हो जाता है, और जब एक्सेस सप्लाई हो जाता है तो रेट बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये ऊपर नीचे हो जाता है R1 R2। दैट्स वाई, यानी कि सीधी सी बात है, जिस बिंदु पर विदेशी विनिमय की पूर्ति और विदेशी विनिमय की मांग आपस में बराबर होता है, उसी बिंदु पर जो है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, और यही विदेशी विनिमय दर उस देश की जो है ट्रांजैक्शन का या भुगतान का माध्यम बनता है। थैंक यू।